देखिए, जिस टूर्नामेंट का नाम आप ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आप वही जानते हैं, इस सभागार में बैठे हुए लोग भी नहीं जानते। तो भारत में ऐसे अनेक क्रिकेट के टूर्नामेंट हो रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान हिस्सा ले रहे हैं, आगे भी हिस्सा लेंगे। तो मुझे लगता है कि और संसद के अधिकार क्षेत्र में कोई टिप्पणी करना ये मेरे बस का भी नहीं। दूसरी बात आपने जेडीए की कही, मैं समझता हूं कि रूल ऑफ लॉ जैसा मैंने कहा वो किसी भी देश के शासन और प्रशासन में पूरी तरह से लागू होना चाहिए। कुछ चीजें विरासत में हमें मिली हुई हैं और इतना फिक्स डिपॉजिट है कि उसको जल्दी जल्दी हम खर्च कर रहे हैं कि खत्म हो। तो मैं पीछे क्या हुआ मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये सच है कि जिनको प्लॉट दिए गए उनको मिलना चाहिए। ये भी सच है कि अगर गरीब आदमी लंबे समय से कहीं रह रहा है तो उसकी कठिनाई का भी ध्यान प्रशासन को रखना चाहिए। इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर हम कोई फैसला करेंगे और हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं। सर नमस्कार सर, मैं विशाल हूँ यूएनआई से। सर मेरे खेल से जुड़े 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल ये है कि इस बार बजट में जो है अच्छा खासा बजट जो है वो स्पोर्ट्स के लिए अनाउंस किया गया था। तो हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब सर, वहाँ छोटा सा शहर जालंधर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए माना जाता है पूरे देश भर में। क्या आपकी सरकार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को क्या स्पेशल फोकस देगी सर जम्मू कश्मीर में सर, ताकि हमारे युवाओं के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए भी जो है वो बेहतरी हो सके? आप अखबार में है या प्रिंट मीडिया में? सर मैं प्रिंट में हूँ सर। किस? मैं यूएनआई से हूँ सर। जी सर यूएनआई से हूँ। यूएनआई? अच्छा, तो मैं निवेदन आपसे करूंगा कि हमारी जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम है एक बार जरा उसको डाउनलोड कर लीजिए। ज्यादा नहीं, 15 मिनट लगेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं, 16वां मिनट नहीं लगेगा। मोटे तौर पर उसको देख लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य में जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, देश के किसी राज्य में जो इंसेंटिव दिए उससे बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। हमारे जो नियरेस्ट स्टेट है, पंजाब नहीं है इंसेंटिव के मामले, उससे भी 100% ज्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है। तो अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लोग आना चाहते हैं उनका हम पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं। बैट यहां कश्मीर में बनता है। अब एक है कि इंडस्ट्री कौन सी आ रही है विवरण मेरे पास नहीं है। मैं अपने इंडस्ट्री सेक्रेटरी से बात करूंगा कि क्या इस तरह की भी इंडस्ट्री आई है या आने वाली है, और निश्चित रूप से अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री आएगी तो उसके लिए जो जरूरतें होंगे वो जरूरी उपाय किए जाएंगे। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि खिलाड़ियों, एक सवाल एक आदमी के लिए काफी है। सर मैं तेजिंदर सिंह सोडी हूँ, CNN न्यूज़ 18 को रिप्रेजेंट करता हूँ। सर एक सवाल पूछना था, कर्नाटका में जिस तरह से हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, रिसेंटली अभी कश्मीर में 12वीं क्लास का 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया है जिसमें एक लड़की जो है टॉप की है। उसकी फेसबुक पोस्ट पे उस लड़की को ट्रोल किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, थ्रेट दी जा रही है कि हिजाब नहीं पहन रहे हैं। तो इस हिजाब कंट्रोवर्सी को आप कैसे देख रहे हैं? और जम्मू कश्मीर में भी अब ये जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? मुझे 2 बात कहनी है। धार्मिक भावनाओं का सम्मान और भारत का संविधान सर्वोपरि, ये 2 बातें देश के हर नागरिक को ध्यान में रखनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में आज टिप्पणी की है। वो माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक के संज्ञान में भी है। इसलिए मुझे लगता है कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा हो, जिस मामले में कर्नाटक की पीठ ने फैसला दिया हो, इतना कहना मेरा काफी है। कश्मीर में श्रीनगर में एक घटना हुई थी, एक युवती पर तेजाब फेंका गया था। उसके इलाज का पूरा प्रबंध हमने किया है और वो चेन्नई में है। हमारा एक सीनियर अधिकारी वहां है, प्रतिदिन उसकी खबर हम ले रहे हैं। और एक बात कहना चाहते हैं कि अपराधी चाहे जो होगा, कानून जितना सख्त कार्रवाई की अनुमति देता है ऐसे मामले में उतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर मैं अशोक शर्मा हूं, दैनिक जागरण से। सर मेरा सवाल ये है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी से पूरा जम्मू कश्मीर बड़ा उत्साहित है और कलाकार भी उम्मीद कर रहे हैं कि कल्चरल पॉलिसी जल्द उन्हें मिले। क्या इस पे कोई काम हो रहा है? हमारी दिक्कत यही है शर्मा जी कि जो मिलता है उसका धन्यवाद हम करते नहीं, अगली मांग पेश कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से कलाकारों का भी प्रोत्साहन होना चाहिए।
यहाँ की जो विरासत है जम्मू कश्मीर की, वो निश्चित रूप से कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। हम जरूर इस पर विचार करेंगे, लेकिन पॉलिसी को एक दिन में नहीं बनती है। हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं और जब उचित समय आएगा तो इस बार चाय के साथ मिठाई खिला के आपको बताई जाएगी। सिन्हा साहब, अजय जंडियाल हूँ इंडिया न्यूज से। टेररिज्म को लेकर एक सवाल है। काफी आतंकी जो है मारे गए हैं, क्या लगता है कितनी कमी इस वक्त आतंकवाद में आई है? और कश्मीर में खासतौर पे देखा जाए तो जो युवक पहले टेरर रैंक ज्वाइन करते थे, उसमें किस तरह से कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की गई हैं और कितनी कामयाबी उसमें मिली है? देखिए, आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि रिक्रूटमेंट में भी भारी कमी आई है और पिछले 2-2.5 महीनों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से अद्भुत पराक्रम के साथ अपना अभियान आगे बढ़ाया है, बड़ी संख्या में फॉरेन टेररिस्ट भी मारे गए। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि एक पूरा इकोसिस्टम है। ये जो नए बच्चे कुछ लोगों के इशारे पर सामान्य आदमी की हत्या कर देते हैं या कहीं ग्रेनेड फेंक देते हैं, मैं समझता हूं उनसे कम अपराधी वो नहीं है जो इनके लिए लॉजिस्टिक्स प्रदान करते हैं, जो इनके दिमाग को गुमराह करते हैं। तो जहां आतंकवादियों पर काम हो रहा है, रिक्रूटमेंट कम करने पर कोशिश हो रही है, नौजवानों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले, उस पर हम काम कर रहे हैं। वहीं इस पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने पर भी हम काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर और भारत सरकार का एक पैसा ऐसे कार्यों में लिप्त किसी व्यक्ति को न जाए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था हम कर रहे हैं। काफी हद तक सफलता हमें मिली है। अगर कहीं थोड़ी लीकेज है तो उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सफलता इसमें हमें मिलेगी। और जम्मू कश्मीर के लिए हमारा आदर्श क्या हो सकता है? सभी टेररिस्ट खत्म कर दिए जाएं, ये हमारा आदर्श नहीं। हमारा आदर्श है कि जिस तरह हरियाणा और भुवनेश्वर में लोग सामान्य ढंग से रहते हैं, जिस दिन जम्मू कश्मीर में भी उस तरह से लोग रह सकेंगे। तो लक्ष्य हमारा बड़ा है। मैं समझता हूं कि उस दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तो स्वयं आकर के भी उन्होंने समीक्षा की और हर महीने इस बात की समीक्षा करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि उस दिशा में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य जरा बड़ा है। पहले के मानदंडों के हिसाब से देखेंगे तो ये बड़ा भारी चमत्कारी परिवर्तन आप कह सकते हैं। अब स्टोन पेल्टिंग इतिहास की बात हो गई। आए दिन जो दुकानदार बेचारे जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था, अब लोग आते हैं मेरे पास, फोन करते हैं, साहब ऐसे सुंदर दिन तो हमने देखे ही नहीं थे। भय के कारण लोग बंद करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में प्रगति अच्छी है, हम लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे। गवर्नर साहब, प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ टीवी चैनल से। मेरा सवाल कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को लेके है। पिछले दिनों एक हुर्रियत का नेता पकड़ा जाता है, जफर भट्ट, एमबीबीएस की सीट्स बेच रहा था युवाओं को और करोड़ों रुपए कमा के अपना खजाना भर रहा था। अब उसका भाई, उसके अगेंस्ट एफआईआर लगता है पाकिस्तान में उसने करोड़ों के करीब पैसे कमाए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वही पाकिस्तान है जो इनको शील्ड करता रहा, इन विलन को स्टेक होल्डर बताता रहा और कुछ नेता उनको बताते रहे कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इनको छोड़ दिया जाए, सरकार ऐसे ही बेगुनाहों को पकड़ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये आंखें खुल जानी चाहिए अब उन लोगों की जो अभी भी इनको कश्मीरीज का वेलविशर समझते थे या सिंपैथाइजर समझते थे? अब जम्मू कश्मीर में भारत और तिरंगे के विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। कोई इसका विरोध करेगा तो संविधान की पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, मैं शाहनवाज हूँ न्यूज़ नेशन चैनल से। मेरा सवाल ये है सर कि बहुत सारी योजनाएं आप लॉन्च कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, काम भी उस पर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर जो प्रपोजल आए हैं, जो अभी एमपीज के पास गए थे, उसका विरोध भी हर जगह यहाँ पर हो रहा है। कई चीज़ों को लेकर लोगों का इंतजार ये है कि स्टेट में इलेक्शंस कब होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो पीरियड है वो 2 महीने आगे बढ़ सकता है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनको अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो कब मिलेगी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? असल में जिसको जानकारी नहीं उसको तो बताया जा सकता है।
अगर कोई जानकार ही सवाल करे तो उसको कितना बताया जाएगा। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। दो बात मुझे कहनी है। एक तो देश का इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था की अपनी एक मर्यादा है। उसके फैसले पर राय देना किसी के लिए उचित नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो उचित नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं हट करके एक बात करूंगा। कुछ दिन मैंने एसोसिएट मेंबर के नाते 2009 में इलेक्शन कमीशन के साथ काम किया था। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि प्रोसेस बड़ा ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक है। दूसरी बात कि अभी तो एसोसिएट मेंबर्स को उन्होंने ड्राफ्ट दिया है। एसोसिएट मेंबर्स चाहें तो जो ड्राफ्ट आया है उस पर अपनी राय दे सकते हैं कि इसमें ये गड़बड़ी है। फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। पब्लिक डोमेन में जब आएगा तो उसके आधार बने हुए, उन आधारों पर सामान्य आदमी भी अगर लगता है कि गलत हुआ है तो आपत्ति दर्ज करा सकता है। मैं आश्वस्त हूं, मेरी पूरी आस्था है चुनाव आयोग में, भारत के संविधान में, कि गलती नहीं होगी। चुनाव की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अभी फिर पार्लियामेंट में उन्होंने दोहराया, परसिमन का काम खत्म हो जाए, उसके बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद सरकार बनेगी और फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मैंने इसलिए साफ बोल दिया कि अब अगला प्रश्न कोई इस पर न करे। सर, मैं स्टेट टाइम से हूं, ख्वाहिश पटियार। मेरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपसे सवाल है कि जम्मू शहर में अगर हम बात करें, तमाम सड़कें इस समय उखड़ी पड़ी हैं। बहुत सारे पॉश एरियाज भी हैं, उनकी भी सड़कें खराब हैं। कल आप फाउंटेन का जो उद्घाटन करने के लिए गए थे, बावे फोर्ट तक जाने के लिए जो सड़क है वो भी खराब है, वो आपको भी दूसरे रास्ते से जाना पड़ा था। ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जो टूरिज्म स्पॉट्स को लिंक करती हैं, जो बहुत खस्ता हालत है जिनकी, उस पर कोई काम अभी तक नहीं हो रहा है। आपकी राय से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। मैं करूं क्या? मैं लाद के नहीं ले आया था, यहीं मिली हुई थी मुझे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1500-1600 किलोमीटर जो सड़क बनती थी, अब 3300-3400 किलोमीटर हम बना रहे हैं। ब्लैक टॉपिंग जो 3000-3200 किलोमीटर होती थी, पिछले साल 5500 किलोमीटर किया, इस साल 8000 किलोमीटर कर रहे हैं। ये सच है, वो सड़कें खराब हैं। जिस सड़क का आप जिक्र कर रहे हैं कि मेरा रास्ता बदल के गया, वो स्वीकृत है। आज ही मैं जब तवी रिवर फ्रंट पर गया था तो मुझे बताया गया वो जल्द बन जाएगी। अब ये सच है कि सड़क हम पहले की तुलना में दुगना से ज्यादा बना रहे हैं। 6 किलोमीटर बनती थी, अब हम 8 पहुंच गए। हम लक्ष्य 20 किलोमीटर पर दिन का रखना चाहते हैं, लेकिन जिसकी नहीं बनेगी तो अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई। पहले लोग जानते थे कि ये तो हनुमान जी की पूंछ है, बढ़ती ही जाएगी, कितने साल में बनेगी। अब बनने लगी है तो लोगों को लगता है कि जब ये बगल की बन गई तो हमारी भी बननी चाहिए। लोगों की आकांक्षाएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि काम हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं, हम कोशिश कर रहे हैं और सड़कें ठीक हों, ये आपकी चिंता का पूरा ध्यान हम रखेंगे। सर, पंकज शर्मा सर, न्यूज 24 से। सर, स्पोर्ट्स को लेकर सवाल है। शहरों के मुकाबले जो गांव का युवा है उसको भी बेहतर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिले, उनमें भी बेहद ज्यादा टैलेंट है, लेकिन अक्सर हम गांव में जाते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है जो एक शहरों के युवा को मिलती है। इस ओर सर क्या कोशिश की जा रही है? शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। कम से कम गांव तो ध्यान में है आपके। ये अगर ऑनेस्टली आप देश के दूसरे राज्यों में जाएंगे, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश बिहार में मैंने नहीं देखा है। एक आध राज्य होंगे जो, मैं ये भी नहीं कहता कि देश में सबसे अच्छा, लेकिन काफी अच्छा है। हर जिले में स्टेडियम, हर जिले में इंडोर स्टेडियम, इंटरनेशनल स्तर के स्टेडियम, तहसील केंद्रों पर भी कई जगह स्टेडियम बने हैं। हमने हर पंचायत में प्ले फील्ड बने। ये बात कई बार डीसी की बैठक में कही और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 4290 में से 4000 पंचायतों में हमारे पास प्ले फील्ड उपलब्ध हो गई। अभी 8 या 7 फरवरी को मैं श्रीनगर में था, वहां के 10 जिलों के डीसी एसपी को बुलाया था बैठक के लिए। तो कई डीसी ने मुझे कहा कि साहब, हमने तो थोड़ा आंकड़ा आपका बढ़ा दिया। हमने कहा क्या किया? कहा कि हमारे यहाँ कई पंचायतों में 2-3 प्ले फील्ड हो गए। तो हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल, ये भी कोशिश कर रहा है
और हमने जो लक्ष्य रखा है कि 17 लाख खिलाड़ी इस वर्ष खेलें, स्कूल एजुकेशन और बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारे कॉलेजेज हैं, ये सब मिलकर के इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये सच है कि आदर्श स्थिति यही होगी कि पंकज शर्मा जी जहां चाहते हैं वहां स्टेडियम जरूर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्थिति भी शनई शनई आने वाले दिनों में हम प्राप्त करेंगे। सर रजत वोरा सर, एक द न्यूज नाउ से मैं हूँ सर। एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन के जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफी सड़कों पर सर काफी दिनों से लगातार वो बर्बरता भी सह रहे हैं एक तरीके की पुलिस की, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो लगातार कल भी आपके हाउस की तरफ वो कूच कर रहे थे। सर दूसरा सवाल ये कि 31 अब एक सवाल है तो एक ही पूछिए। छोटा सा इसी से जुड़ा यही है अच्छा कि सर इस जो 2019 से पहले की पोस्टें रद्द की गई हैं सर, अधिकारी जो उस समय थे, उस समय जितने भी लोग जिसकी वजह से ये डिले हुआ सर, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सर? धन्यवाद। आपकी भर्ती में रुचि है कि कार्रवाई में? आप नौजवान को नौकरी पाते हुए देखना चाहते हैं कि रिटायर आदमी को जेल भेजना? बताइए, दोनों चाहते हैं? सर कहीं ना कहीं सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पुराने लोग। नहीं, वो तो मैं जानता हूं सिस्टम आपका भी अपना भी। तो एक सवाल तो आपका खत्म हो गया। जो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे उनसे मैं आग्रह करता हूं कि ये धरना प्रदर्शन से समाधान नहीं होता है। किसी की भी कोई वाजिब समस्या होगी, हमारे दफ्तर से संपर्क करें, चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय से संपर्क करें, जीएडी से संपर्क करें। हम सबको सुनने के लिए तैयार हैं और जो करने लायक है वो जरूर करना भी चाहते हैं, लेकिन संविधान और कानून के विपरीत जाकर के बहुत कुछ नहीं किया जाता। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो जब चाहें कोई भी किसी से भी मैं कह सकता हूं, उनकी बातचीत समझ सकता है और उनको सही स्थिति से अवगत करा सकता है। माननीय उपराज्यपाल महोदय जी, मैं पंकज खजूरिया, ग्रेटर जम्मू से। आपसे प्रश्न यही है कि जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनका जो भर्ती की प्रक्रिया थी, फिजिकली और मेडिकली फिट कैंडिडेट हैं और वो रिटन एग्जाम का जो है तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम से सरकार ने वो प्रक्रिया बदल दी, तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है। आप नहीं ना उस प्रक्रिया में? नहीं। तो छोड़ दीजिए। मैंने उन लोगों को निवेदन कर दिया है कि वो कृपा करके हमें कोई हमारा सीनियर अधिकारी उनसे बात करेगा। राज्यपाल जी, मैं राजेंद्र टेकवन से हूँ। आपने तो बहुत खूब फरमाया अपने भाषण में डेवलपमेंट के बारे में, मगर पत्रकारों के लिए आपने कुछ नहीं कहा। पत्रकारों के लिए इतना बढ़िया जलपान अब आगे हम कराने वाले हैं आप लोगों को। नहीं तो यहाँ तो मैं जब आया यहाँ तो जहां जाता था पकौड़ी ले आ, वो चलन मैंने बदल दिया। अब आगे और बढ़िया इंतजाम करेंगे आप लोगों के लिए, और आपसे भी एक दिन चाय पर चर्चा करके कि आपके लिए क्या किया जा सकता है। मैं रोहित कंसल और अपने डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को निर्देश दूंगा कि आपकी भी जो वास्तविक चिंताएं हैं उनका समाधान करें। अब चला जाए चाय की ओर। थैंक यू। एक सवाल अब ये होता एक सवाल, आखिरी सवाल नहीं है। चलिए ठीक।